हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी काजल चौधरी और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 19 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था आर्टिकल 18 तक, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फ़िलहाल फंडामेंटल राइट्स, तो हमने आर्टिकल 18 तक कवर कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 क्या है? बेसिकली आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल 19 के बारे में कि आर्टिकल 19 क्या होता है। तो आर्टिकल 19 बेसिकली आपको कुछ राइट्स देता है, और ये राइट किससे रिलेटेड होते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अपनी आवाज़ रखने की आज़ादी, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। मान लीजिए अगर आपके पास ये राइट नहीं है तो डेमोक्रेसी का फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना कि वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो क्यों है? बिकॉज वी हैव अ डेमोक्रेसी। अगर यही नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। तो क्या होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, अपने आप को बोलने की आज़ादी, ठीक है। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे राइट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये राइट जो है अपने आप में काफ़ी वाइड है, इसका मतलब जो है वो काफ़ी वाइड है। तो आप देखेंगे कि कई बार जब गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा, तो कई बार हम देखते हैं कि वो जो लॉ होते हैं वो आर्टिकल 19 के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आर्टिकल 19 का जो मीनिंग है वो अपने आप में बहुत वाइड है, ठीक है। तो आइए फिर जानते हैं क्या होता है आर्टिकल 19। तो इसके जो है बेसिकली 7 प्रोविजन थे, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? ऑल द सिटीजन शैल हैव द राइट, किस किस तरीके के राइट? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेस करने की आज़ादी, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप इशारों से बात कर सकते हैं, आप मुंह से बात कर सकते हैं, या फिर आप अपने बातों को, अपने जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप उसको एक्सप्रेस करने के लिए आर्ट का भी सहारा ले सकते हो। टू असेंबल पीसफुली, पीसफुली आप एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हो, सरकार तक अपनी बातें पहुंचा सकते हो, ठीक है। पीसफुली, पीसफुली भी ध्यान रहे हमें, हम यहाँ आर्म्स का यूज नहीं कर सकते हैं। आप एक एसोसिएशन बना सकते हो, कॉर्पोरेटिव बना सकते हो, ठीक है। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इसको जो है क्या कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया था, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव। इसको हम आगे कवर करेंगे। और टू मूव फ्रीली थॉट आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया के अंदर, इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हो, एक एरिया से दूसरे एरिया में, दूसरे से तीसरे एरिया में, ठीक है। ये हमारे पास आज़ादी है। टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट और द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप दो बातें हैं यहाँ, रिजाइड और सेटल। आप कहीं भी टेम्पररी स्टे कर सकते हो और कहीं भी कोई से भी पार्ट में जो है सेटल हो सकते हो, लेकिन इसके भी कुछ अपने रेस्ट्रिक्शन हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। अब आता है आर्टिकल 19 क्लॉज एफ, इसको डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद। क्यों कर दिया गया था? बिकॉज गवर्नमेंट के द्वारा कुछ वेलफेयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वहां पर जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा था, ठीक है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था। इसीलिए क्या हुआ कि इस राइट को जो है फंडामेंटल राइट से हटाकर प्लेस कर दिया गया एज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 ए पार्ट 12 के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। और आर्टिकल 19 क्लॉज जी क्या कहता है कि आप अपने मनपसंद का कोई भी प्रोफेशन अपने लिए चुन सकते हैं, आप कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड, ठीक है। आपको लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो ओरिजिनली जो हमारा आर्टिकल 19 था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे,
लेकिन बाद में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ को डिलीट कर दिया गया, ठीक है, और इसको पुट कर दिया गया आर्टिकल 300 ए में। और ये जो आपके राइट है ना, ये ओनली अगेंस्ट स्टेट है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। मतलब कि अगर मान लो ये किस तरीके से है कि आपके पास स्टेट के अगेंस्ट राइट है कि आप अपनी बात को रख सकते हो, स्टेट आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल नहीं कर सकता है, लेकिन ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट कैसे, कि मान लीजिए आप अपने घर में कहते हैं कि भाई मुझे जो है प्राइवेसी चाहिए, है ना, और आपके घर में आपको प्राइवेसी नहीं मिलती है, या फिर आपको बोलने का अधिकार चाहिए अपने घर में, तो इस तरीके के जो राइट हैं आपके घर में लागू नहीं होते हैं, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि मुझे मेरी घर में प्राइवेसी नहीं मिल रही है, इसको लेकर, समझ रहे हो। अब आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो इसके अंदर है फ्रीडम टू एक्सप्रेस अपने व्यूज, ओपिनियन, बिलीफ, कन्विक्शन, मतलब आप किसी भी प्रकार से अपने व्यूज, ओपिनियन, बिलीफ वगैरह सारी चीजों को शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप मुंह से बोलकर, आप बहुत से लोग किताब लिखते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं, आप अपनी बात को ड्राइंग बनाकर भी एक्सप्रेस कर सकते हो, आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी कोई कला है विशेष प्रकार की उसके थ्रू आप, तो ऐसा करने की आपके पास आजादी है, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए के अंदर, क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से राइट है, इसके अंदर आपका राइट है कि आप अपने व्यूज को प्रोपोगेट कर सकते हैं और दूसरे के व्यूज को भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर जो है जो आपको अपने व्यूज भी बता सकती हूँ, और मान लीजिए मुझे किसी दूसरे के व्यूज को एक्सप्रेस करना है, जैसे गांधी हो गया, ठीक है, या कोई और थिंकर, मैं उसको भी प्रोपोगेट कर सकती हूँ, ये भी मेरा राइट है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी है, ठीक है। तो ये जो राइट है फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये मतलब एक सेपरेट कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए से निकलकर ही आता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ये इसी के अंदर है कि आप सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस करो और दूसरे के व्यूज को एक्सप्रेस करो, ठीक है, दूसरे तक जानकारी पहुंचाओ पूरी, तभी तो उसका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो पूरी तरीके से एक तरीके से वो साकार होगा, अदरवाइज उसका कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। तो इसी के अंदर है आपका आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जहां आपके पास अधिकार है कि आप जो है गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को डिमांड कर सकते हो, जहां तक वो इंफॉर्मेशन जो है आपकी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या इंटीग्रिटी वगैरह के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, आपके पास फ्रीडम है कि आप कोई भी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी फर्म के ओनर हैं, आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। पहले ये था कि ये फंडामेंटल राइट नहीं था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने MTNL केस में कहा कि भाई अगर आप कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट को एज अ राइट नहीं करते हो या फिर इसको बैन करते हो, तो इससे जो है इनवेरिएबली आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हर्ट होगा। कैसे कि ये जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होता है, तो आप देखोगे कि आपके घर जो न्यूज़पेपर आता है उसमें बहुत बड़े बड़े ऐड आते हैं इस तरीके के, है ना। तो ये ऐड बेसिकली ये न्यूज़पेपर के लिए एक सब्सिडी की तरह काम करता है, मतलब न्यूज़पेपर के एक तरीके से उसका एक खर्चा निकल रहा है, यहाँ से उसकी इनकम हो रही है। मान लीजिए आपने इसको बंद कर दिया कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट को, तो अब न्यूज़पेपर की ये जो कमाई थी यहाँ से वो बंद हो जाएगी, और फिर वो क्या होगा, वो लॉस में चला जाएगा, और लॉस में चला जाएगा तो वो कंपनी जो है रन नहीं कर पाएगी और आप तक इंफॉर्मेशन न्यूज़ वगैरह नहीं पहुंचा पाएगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब आता है राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, मतलब आपकी जो कन्वर्सेशन है उसको कोई जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये आपका राइट है, ठीक है। क्यों, अगर मान लीजिए आपको इस तरीके का खतरा है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है
आपकी जो बातें हैं जो वो स्टेट के द्वारा रिकॉर्ड की जा रही हैं, उसके द्वारा सर्वे की जा रही हैं, तो आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। राइट टू टेलीकास्ट, आपके पास टेलीकास्ट करने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि स्टेट की ही मोनोपोली है कि वही जो बताएगा हम वही देखेंगे, ठीक है। तो टेलीकास्ट करने की भी आपके पास अधिकार है। राइट अगेंस्ट बंद, तो बंद जो है वो इंडिया के अंदर इलीगल है। भारत कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बंद इलीगल है, ठीक है। तो बंद जो है आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा राइट टू इंफॉर्मेशन, आपके पास राइट है इंफॉर्मेशन का। मैंने अभी आपको बताया आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर, ठीक है, आप सरकार से इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हो उसकी वर्किंग से रिलेटेड, सो दैट आपको पता हो कि जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, चुप रहने का अधिकार भी है आपके पास, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता बोलने के लिए कि आप बोलो ही बोलो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है आपके पास। और प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पर कोई किसी भी प्रकार का प्री सेंसरशिप नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अब इसको लेकर भी थोड़ा सा ये हुआ था कि भाई अगर न्यूज़पेपर पर नहीं लगाया जा सकता तो मूवीज पर क्यों लगाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लैरिफाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई जो मूवीज होती हैं, ठीक है, वो एक ऐसी लिटरेचर का पार्ट है कि जो लोगों के इमोशन को डीपली इफेक्ट करती हैं, डीपली अरोज करती हैं। वो एक तरीके से रनिंग पिक्चर की तरह होता है और वो लोगों के इमोशन को रेज करने में काफी प्रभावी होती है, इसीलिए उस पर प्री सेंसरशिप का प्रोविजन है, इसीलिए मूवीज पर सेंसरशिप लगा दी जाती है। आप लोगों ने भी सुना होगा, ठीक है। लेकिन न्यूज़पेपर पर प्री सेंसरशिप नहीं होता है। देन वी हैव राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन, पिकेटिंग, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। स्ट्राइक जो है वो हमारे पास जो एक तरीके से ये एज अ राइट नहीं है, ठीक है। ये राइट टू स्ट्राइक जो है काफी लिमिटेड है। इसके लिए इसको रेगुलेट करने के लिए और भी लॉज हैं, जैसे इंडस्ट्रियल लॉज हो गए, ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, ये इसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। बाकी आपके पास पिकेटिंग करने का, डेमोन्स्ट्रेशन का पूरा अधिकार है। अब आता है रेस्ट्रिक्शन की बात होती है इस पर कि आपके आर्टिकल 19 पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है। तो देखिए 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में हमने बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। 19 क्लॉज 2 में बात आती है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। किन चीजों पर, कौन से आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो आपके प्रोविजन है वो किस किस ग्राउंड पर उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो इसको ये गिवन है आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। तो सबसे पहले है हमारा ऑन द ग्राउंड ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारे देश की अगर कोई सोवरेनिटी को हर्ट करता है, इंटीग्रिटी को हर्ट करता है वर्ड से या फिर एक्सप्रेस करके किसी भी प्रकार से, ठीक है, कोई भी किसी भी फॉर्म में वो रिवेलियन करता है, तो ये जो है ये आपके आर्टिकल 19 के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, आप अपने राइट के नाम पर स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं पहुंचा सकते हो, ठीक है। आप मान लीजिए आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हो, लेकिन आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवरथ्रो कर दे लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, किसी भी आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि हमारी जो रिलेशन है वो दूसरी जो स्टेट है उसके साथ खराब हो। पब्लिक ऑर्डर, आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर को कैसे, मतलब मान लीजिए पब्लिक प्रॉपर्टी है, रोड हो गया या कोई पब्लिक बिल्डिंग है, आप वहां जाके दंगे फैला रहे हैं, ठीक है। बसेस वगैरह में कई बार आपने देखा होगा लोग आग लगा देते हैं, तो ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। ये वायलेशन है और इसके लिए सजा भी दी जाती है सरकार के द्वारा। डिसेंसी और मोरालिटी, डिसेंसी मतलब कि आपके पास अधिकार है कि भाई आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप कोई ऑब्सीन मटेरियल जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेगुलेटेड है, आप इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि जो है वो कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाए उससे। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दो तरीके का होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट।
ठीक है। सिविल कंटेम्प्ट मतलब कि आप बिलफुली जो कोर्ट का जो ऑर्डर है आप उसको नहीं मानते हो, ठीक है। और क्रिमिनल, आप जहां कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करते हो, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो होता है, जुडिशरी जो होता है, वो डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है और ये हमारे पास राइट नहीं है कि उसका कंटेम्प्ट हम करें, ठीक है। देन वी हैव अ डिफेमेशन। आपके पास बोलने का अधिकार है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन आप किसी की रेपुटेशन को हर्ट नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि दूसरे की रेपुटेशन उससे हर्ट हो या उसकी फीलिंग्स हर्ट हो। जैसे कि आप किसी के लिए इस तरीके के वर्ड्स नहीं यूज कर सकते, लप्पू या फिर झींगुर। ये आप दूसरे की जो है रेपुटेशन को एक तरीके से हर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है? डिफेमेशन। देन इंसाइटमेंट ऑफ टू एन ऑफेंस। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस मतलब कि आप इस तरीके का भाषण नहीं दे सकते पब्लिक में कि जो एक लोगों को भड़काकर उनसे आप कोई ऑफेंस नहीं करवा सकते। ये जो आपका जो भाषण है उसने लोगों को भड़का दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर, और फिर उससे कोई बड़ा ऑफेंस हो गया, तो इन ग्राउंड पर हमारा जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो रिस्ट्रिक्टेड है। देन वी हैव अ फ्रीडम ऑफ असेंबली। आपके पास अधिकार है कि आप पीसफुली एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हो और जो भी आपका कंसर्न है, ठीक है, आप उस कंसर्न को पीसफुल तरीके से सरकार तक पहुंचा सकते हो। तो इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि आप यहाँ पर आर्म्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो राइट है ये प्रोटेक्ट नहीं करता वायलेंट, डिसऑर्डरली और राइटियस असेंबलीज को। मतलब अगर आप असेंबल हो रहे हैं तो आप कोई वायलेंट एक्शन कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, इमीडिएट अचीवमेंट के लिए। तो इस तरीके की चीजें जो है वो आपके इस राइट में कवर्ड नहीं है, ठीक है। ये आपका राइट नहीं है। अगर आप इस तरीके की हरकतें मतलब करता है कोई तो उसको सरकार सजा देगी। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 3 के अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पुट की गई हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली के लिए। जैसे हो गया हमारा पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे आपकी डे टू डे फंक्शनिंग है किसी भी कंट्री की, जैसे इंडिया की मान लीजिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, असेंबली के नाम पर एक ऐसे रोड पर आप बैठ जाते हैं, वहां जाकर उस रोड को ब्लॉक कर देते हैं, हाईवे को ब्लॉक कर देते हैं, रेल की पटरी पर ब्लॉक कर देते हैं, तो इससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसको हम समझ चुके हैं कि आप देश की जो सोवरेनिटी है उसके साथ और उसकी इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। आप असेंबल हो सकते हो, लेकिन सोवरेन कौन है? सोवरेन इज द पीपल और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी फॉलो कर रहे हो या फिर कुछ भी आप देश की इंटीग्रिटी को वायलेट कर रहे हो। मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन एन एरिया, आप किसी भी एरिया का ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं कर सकते। देखिए और भी क्या रेस्ट्रिक्शन है इसकी, आपने सुना होगा सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, वो टेम्परेरी और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है फ्रीडम ऑफ असेंबली पर, ठीक है। ये क्यों किया जाता है? ये बेसिकली एक तरीके से वॉयलेंस को रोकने के लिए कि जो है डिस्ट्रिक्ट में या पर्टिकुलर जगह पर कोई दंगे ना हो जाएं, ठीक है। उसके लिए ये इस तरीके का जो सेक्शंस हैं वो यूज किए जाते हैं एज अ इमरजेंसी प्रोविजन। देन सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी के अंदर 5 से ज्यादा लोगों की जो असेंबली है वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है। इसके भी कुछ अपने ग्राउंड्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्यों होता है? क्योंकि जहां सरकार को ऐसा अंदेशा हो कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के काम में हस्तक्षेप करेंगे या फिर कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, वहां इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। जब भी कोई इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट आने वाला होता है, जब भी कोई इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा मतलब कि किसी भी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति को कोई सजा बोलने वाली होती है, तो वहां इस तरीके की चीजें यूज होती हैं।
अब आता है सी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आपके पास आजादी है, आप किसी भी प्रकार का एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर, और उस एसोसिएशन को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इंट्रोड्यूस किया हमने 1907 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, ठीक है। तो ये भी अब हमारा फंडामेंटल राइट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, इसको हम सेपरेटली एक चैप्टर में या वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आता है इस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पर। जैसे इसमें हो गया आपका पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। किसमें गिवन है ये? आर्टिकल 19 क्लॉज 4 के अंदर गिवन है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है कि एक चीज पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब आता है भारत कुमार केस। भारत कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बंद है वो इलीगल है, ठीक है। आपके पास अधिकार है एसोसिएशन बनाने का, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का, ट्रेड यूनियन बनाने का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, लेकिन बंद जो है वो इलीगल है, ठीक है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि किसान यूनियन या फिर स्टूडेंट यूनियन या फिर फार्मर्स यूनियन वगैरह और भी ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या है? अब इसके अंदर भी दो चीजें हैं। दो चीजें कैसे? इनसाइड द कंट्री, दूसरा आउटसाइड द कंट्री। अब जो इनसाइड वाला है कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप घूम सकते हैं, ये आपका आर्टिकल 19 में कवर है। लेकिन जो आउटसाइड वाला है कि आप इंडिया से बाहर जाएं और इंडिया के अंदर दोबारा वापस आ जाएं, ये आपका 21 में कवर्ड है, ये 19 में कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 आपसे कहता है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली, सिर्फ इंडिया के अंदर ही अंदर, ठीक है। अब इस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। स्टेट जो है कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, मतलब कि आपको कुछ ऐसे एरियाज में जाने से बाधित किया जा सकता है जहां जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आए आपके वहां जाने से। और इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जनरली आपने देखा होगा कि जो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज होते हैं, गवर्नमेंट वहाँ पर कुछ प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि यहाँ पर टूरिज्म अलाउड नहीं है, यहाँ पर बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता, यहाँ पर जो है व्यक्ति सेटल नहीं हो सकता। इसका देखिए कारण होता है, कारण ये होता है कि देखो जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है उसका एक अपना अलग कल्चर है, वो मेन लैंड से डिस्कनेक्टेड है ना, कहीं ना कहीं बैकवर्ड भी होता है किसी न किसी टर्म्स में, और उनके अपने अलग कस्टम्स लॉ होते हैं और सरकार भी उनको प्रोटेक्ट करती है। ऐसे में गवर्नमेंट उन एरियाज में लोगों का आना जाना रेस्ट्रिक्टेड कर देती है, क्योंकि हमारा पर्पस ये होता है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो सुरक्षित रहे, वहाँ की कस्टम्स सुरक्षित रहे, उनकी अपनी ट्रेडिशन सुरक्षित रहे, बायोडाइवर्सिटी सुरक्षित रहे। मेन इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी। ट्राइबल उनका अपना कल्चर है, जैसे इसका एग्जाम्पल है जरावा इन अंडमान, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोस्टिट्यूट्स का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रोस्टिट्यूट्स का जो मूवमेंट होता है उसको भी कर्व किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हेल्थ के ग्राउंड पर, ठीक है। देन मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 में सिर्फ इनसाइड है और आर्टिकल 21 में आउटसाइड भी रेगुलेटेड होता है। ई में आता है आपका फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस मतलब देखो राइट टू मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस दोनों जो राइट्स हैं एक दूसरे के आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। आप कहीं भी घूम सकते हो और कहीं भी रिसाइड कर सकते हो, ये आपका राइट है। इसमें टेम्पररी स्टे भी कर सकते हो और परमानेंटली आप वहां पर सेटल भी हो सकते हो एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन मैंने फिर आपको अभी बताया था कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जहाँ सरकार जो है वह रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, ठीक है। तो वहां पर जो है हर व्यक्ति
जा सकता है, लेकिन जमीन नहीं खरीद सकता कुछ एरियाज में। गवर्नमेंट ऐसा रेगुलेशन लगा के चलती है, उत्तराखंड में भी है ऐसा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वहाँ के लोकल का जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करने के लिए ऐसा गवर्नमेंट को करना पड़ता है। अब आती है रेस्ट्रिक्शन की बात। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है? आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ई पर। तो इसकी जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो वही है जो हमने अभी यहाँ देखी थी डी और ई के लिए। 19 क्लॉज 1 डी और ई दोनों के लिए जो रेस्ट्रिक्शन है आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में जो गिवन है वो दोनों के लिए सेम है। जैसे इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में आपका जो रेसिडेंस है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब आता है एफ, राइट टू प्रॉपर्टी। इसके अंदर था आपका राइट टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। आप एक्वायर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो और उसको डिस्पोज भी कर सकते हो। इस राइट को डिलीट कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, और उसमें ये लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन वी हैव जी, इसके अंदर है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। हमारे पास ये अधिकार है, हम किसी भी प्रकार का प्रोफेशन अपने लिए चुन सकते हैं, हम किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशन चुन सकते हैं, ट्रेड चुन सकते हैं, बिजनेस चुन सकते हैं। इसमें सरकार आप पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती कि भाई कोई अगर डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर ही बनेगा, या फिर टीचर का बेटा है तो टीचर ही बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये आपके ऊपर है, आप क्या बनना चाहते हैं और अपने लिए बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फंडामेंटल राइट है आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के अंदर, ठीक है। तो आप अपना जो ऑक्यूपेशन है, अपनी जो लाइवलीहुड का जो जीविका का जो साधन है वो खुद चूज कर सकते हो। अब इसमें भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 6, ये 3 नहीं है, क्लॉज 6 है, ठीक है। ये गलती से इधर लिखा हुआ है बट ये क्लॉज 6 है। अब इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में। देखिए सरकार क्या कर सकती है, बेसिकली मान लीजिए आप जो है लॉयर बनना चाहते हैं, आप जो है साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है डिग्री जो है वो लॉ की है और आप बनने चले गए डॉक्टर, ऐसा नहीं होगा। तो सरकार जो है पर्टिकुलर जो प्रोफेशन है उसके लिए एक डिग्री को प्रिस्क्राइब कर सकती है, क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब कर सकती है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा ये है कि सरकार क्या कर सकती है, स्टेट क्या कर सकती है, बेसिकली कुछ एरियाज में अपनी मोनोपोली को स्टैब्लिश कर सकती है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए डिफेंस सेक्टर है, अब हर व्यक्ति डिफेंस में नहीं कूद सकता है ना, कि भाई मैं भी मिसाइल बनाऊंगा या गन बनाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी कंट्री की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ होगा, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर के भी खिलाफ होगा। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसमें पार्शियल और कंप्लीट मोनोपोली स्टैब्लिश कर सकती है खुद की, या तो वो खुद से किसी पर्टिकुलर कंपनी को चूज करेगी कि भाई ये कंपनी है, हाँ आप हमारे साथ आइए और पीपीपी मॉडल पर हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। तो कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं जहां स्टेट जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए स्टेट की मोनोपोली को स्टैब्लिश कर दे, ठीक है, जहां वो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ ना कर। अब आता है कि भाई अब जब मेरे पास ट्रेड करने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो क्या मैं लिखकर बेच सकता हूँ? क्या लिखकर बेचना भी मेरा फंडामेंटल राइट है या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखकर जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंजीरियस है, यू ऑल नो दैट, ठीक है, लिखकर इंजीरियस है और आप मतलब इसको एज अपना फंडामेंटल राइट आप इसको सेल नहीं कर सकते। और आर्टिकल 47 के अंदर भी ये गिवन है कि स्टेट को ज्यादा से ज्यादा इसके कंजप्शन को प्रोहिबिट करना चाहिए, ठीक है, स्टेट को वहीं अलाउ करना चाहिए जहां ये बहुत ज्यादा जरूरत है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंजीरियस है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये था हमारा आर्टिकल 19 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हाँ,
आगे की इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर चौधरी काजल 09 पर। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, आप वहां जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।